हेलो एवरीवन, वेलकम टू रितिकास नर्सिंग ट्यूटोरियल्स। आज मैं एक अपना नया वीडियो लेकर आई हूँ जो कि एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। आज हम बात करेंगे अपने वीडियो में एनीमिया के बारे में। व्हाट आर द कॉजेस ऑफ एनीमिया, व्हाट आर द क्लासिफिकेशन यानी कि टाइप्स ऑफ एनीमिया, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ एनीमिया और हम क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं अगर किसी पेशेंट को एनीमिया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को एंड तक देखें और आपको अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, यूजफुल लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आइए हम आज अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। एनीमिया, तो सभी को हमें पता है कि एनीमिया क्या होता है। एनीमिया हम उसे कहते हैं, अगर हम नॉर्मल बात करें, कि ब्लड की कमी होना, यानी कि जो हीमोग्लोबिन है, हमारा जो HB है, जब उसकी कमी हो जाती है बॉडी में, जब ब्लड की कमी होती है तो हम उसको बोलते हैं एनीमिया। लेकिन जो WHO है, अकॉर्डिंग टू WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, उनके हिसाब से एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे इनफ हेल्दी RBC और HB इन ब्लड नहीं मिलते हैं। यानी जो एक नॉर्मल अमाउंट ऑफ RBC, हेल्दी अमाउंट ऑफ RBC और HB ब्लड में होना चाहिए, जिसकी वजह से एनीमिया नहीं होता है। लेकिन अगर किसी भी ह्यूमन बीइंग में, किसी भी बॉडी में, किसी के ब्लड में प्रॉपर अमाउंट में, इनफ अमाउंट में हेल्दी RBC और HB नहीं पाए जाते हैं ब्लड में, तो हम उसको रेफर करते हैं, उसको क्या हम बोलते हैं, एनीमिया। जैसे हम बात करते हैं, अगर जो नॉर्मल HB हमारा जो रहता है, अगर हम फीमेल में देखते हैं तो फीमेल में हमारा कितना रहता है, 12 से लेके 16.5 GDL। और अगर हम मेल में बात करते हैं तो 13 to 17.5 ग्राम MDL। हम अलग अलग बुक्स में हमें अलग वैल्यूज मिलती है, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल यूनिट को मैं लेके चल रही हूँ, ये हमारी इंटरनेशनल वैल्यू है। तो जो नॉर्मल HB काउंट होता है फीमेल में 12 to 16.5 GMLDL होना चाहिए और मेल में 13 to 17.5 DL होना चाहिए। वैसे ही अगर हम RBC की बात करते हैं तो नॉर्मल रेंज ऑफ RBC की होती है, जो कि रहती है 4.5 to 5.5 मिलियंस ग्राम ml। ये जो हमारी नॉर्मल वैल्यू है, ये एक बॉडी में इनफ अमाउंट में फीमेल और मेल में होनी चाहिए। अगर ये अमाउंट लैक करता है हमारा RBC का या फिर HB का, ये अमाउंट लैक करता है, इससे कम होता है या 7 से कम होता है या 10 से कम होता है, तो दैट विल रेफर्ड एज एनीमिया। तो ये था हमारी एनीमिया के डेफिनेशन के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया। तो क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं, जो हमारा एनीमिया है वो 2 प्रकार का पाया जाता है। एक होता है हमारा फिजियोलॉजिकल एनीमिया और सेकंड बोलते हैं हम पैथोलॉजिकल एनीमिया। लेकिन जो हमारा फिजियोलॉजिकल है हम वो देखेंगे, उसके बाद जो हमारा पैथोलॉजिकल एनीमिया है उसमें भी सब डिविजन्स हैं। तो आइए हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया। तो अब हम देखते हैं हमारे क्लासिफिकेशन। जैसे मैंने आपको बताया, क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया में जो हमारा एनीमिया है वो 2 टाइप्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले आता है हमारा फिजियोलॉजिकल एनीमिया, सेकंड है हमारा पैथोलॉजिकल एनीमिया। तो जो हमारा फिजियोलॉजिकल एनीमिया है, हम फिजियोलॉजिकल एनीमिया किसे बोलते हैं, अगर किसी भी बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से HB लेवल कम हो रहा है, यानी HB लेवल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ड्यू टू फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन वन पर्सन बॉडी, तो उसको हम लोग रेफर करेंगे फिजियोलॉजिकल एनीमिया में। यहाँ पे आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी कैसा फेज है, ऐसी एक स्टेज है जहाँ पे एक वुमेन में आफ्टर कंसीविंग क्या होते हैं, बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। उसके साथ ही साथ किसमें, ब्लड में भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, क्योंकि जैसे ही सेकेंड ट्राइमेस्टर खत्म होता है, मैटरनल से फीटस के लिए ज़्यादा ब्लड सप्लाई की ज़रूरत होती है, तो वो वहाँ पे ट्रांसफ़र होता है, जिसकी वजह से जो HB लेवल है वो कम हो जाता है और वहां पे एनीमिया के चांसेस हो जाते हैं। तो जैसे प्रेगनेंसी में जो ब्लड वॉल्यूम वैल्यू देखते हैं हम, वो कितनी इंक्रीज होती है हमारी, 30 to
40% इंक्रीज होती है। वहां पे ही सेकेंड हम देखते हैं जो प्लाज्मा वैल्यू है वो 40 to 50% क्या होती है, इंक्रीज होती है। अब जब ब्लड वैल्यू 30 to 40 इंक्रीज हो रही है, प्लाज्मा भी इंक्रीज हो रही है, तो वहीं पे जो हमारा आरबीसी है वो केवल कितना इंक्रीज हो रहा है, 20 to 25%, और जो हमारे एचबी है वो 18 to 20% इंक्रीज हो रहा है। जबकि आरबीसी और एचबी को इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन ड्यू टू जैसे मैंने बोला फिजियोलॉजिकल चेंजेस, क्योंकि यहाँ पे सप्लिकेशंस ऑफ फीटस को चाहिए है ब्लड की, तो मैटरनल से किस में ट्रांसफर होगा, बेबी में, फीटस में होगा। तो जिसकी वजह से जो आरबीसी है और एचबी है उसकी वैल्यू उतनी इंक्रीज नहीं हो पाती है, उसकी अपेक्षा ब्लड और प्लाज्मा की ज्यादा इंक्रीज हो रही है, इन दोनों की कम इंक्रीज हो रही है, तो ज्यादा चांसेस हो जाते हैं एनीमिया के। इसे हम लोग बोलते हैं फिजियोलॉजिकल एनीमिया। अब हम बात करेंगे हमारा पैथोलॉजिकल एनीमिया। तो पैथोलॉजिकल एनीमिया हम किसे बोलते हैं, पैथोलॉजिकल एनीमिया उसे बोलते हैं जब किसी भी पैथोजन की बॉडी में एंटर होने की वजह से कोई भी डिजीज कंडीशन या कोई भी इलनेस की वजह से जब एचबी का जो लेवल है वो कम होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पैथोलॉजिकल एनीमिया। यानी कि कोई भी जब बॉडी में पैथोजन जो है एंटर करता है जिसकी वजह से कोई भी क्रॉनिक या एक्यूट डिजीज कंडीशन हो जाती है या क्लिनिकल या मेडिकल कंडीशन हो जाती है ऐसी, जिसकी वजह से जो एचबी है वो कम होने लगता है बॉडी में, उसको हम लोग बोलते हैं पैथोलॉजिकल एनीमिया। अब जो हमारा पैथोलॉजिकल एनीमिया है ये 4 में डिवाइडेड है। सबसे पहले जो हम देखते हैं न्यूट्रिशनल एनीमिया, फिर है हेमोरेगिया एनीमिया, फिर थर्ड है हमारा हेमोलाइटिक एनीमिया और फिर नेक्स्ट है हमारा अदर में हमारा अप्लास्टिक एनीमिया आता है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले, जैसे पैथोलॉजिकल में सब डिवाइडेड है हमारा 4 में, न्यूट्रिशनल एनीमिया, हेमोरेगिया एनीमिया, हेमोलाइटिक एंड अदर। तो जो हमारा न्यूट्रिशनल एनीमिया है इसके बारे में हम बात करेंगे। न्यूट्रिशन एनीमिया हम किसे बोलते हैं, जब हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन की वजह से डेफिशिएंसी होती है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिशनल एनीमिया। यानी एक प्रॉपर अमाउंट में जो हमारी बॉडी की न्यूट्रिशन चाहिए है वो नहीं मिल पा रहा है, एक बैलेंस डाइट, एक बैलेंस न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, उसकी डेफिशिएंसी हो रही है, जिसकी वजह से जो एचबी जिसे बढ़ना चाहिए वो गिर रहा है, लो हो रहा है एचबी लेवल, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिशनल एनीमिया। अब जो हमारा न्यूट्रिशनल एनीमिया है ये भी डिवाइडेड है, जिनकी वजह से डेफिशिएंसी होती है। कौन कौन सा इसके अंदर आता है वो हम देखेंगे, जो डेफिशिएंसी न्यूट्रिशन एनीमिया में होती है। सबसे पहले हम बोलेंगे आयरन डेफिशिएंसी, या आप बोल सकते हैं आयरन एनीमिया। यानी कि अगर बॉडी में आयरन की कमी हो रही है, आयरन डेफिशिएंसी हो रही है, तो दैट विल कम अंडर योर न्यूट्रिशनल एनीमिया। फिर हम देखते हैं विटामिन B9 की डेफिशिएंसी, जिससे बोलते हैं फॉलिक एसिड एज इट इज इट्स केमिकल नेम। तो अगर बॉडी में फॉलिक एसिड की कमी है, प्रॉपर इनटेक ऑफ आयरन नहीं हो रहा है, B9 नहीं हो रहा है, विटामिन B9 यानी कि फॉलिक एसिड नहीं है, उसको हम बोलेंगे न्यूट्रिशनल एनीमिया। ये किसके अंदर आएगा, हमारे न्यूट्रिशनल एनीमिया के। फिर हम देखते हैं विटामिन B12, इसको हम लोग बोलते हैं मेगाप्लास्टिक एनीमिया भी बोलते हैं। तो अगर हमारी बॉडी में विटामिन B9, विटामिन B12, आयरन डेफिशिएंसी होती है तो ये आता है हमारा न्यूट्रिशनल एनीमिया में। ये न्यूट्रिशन एनीमिया के टाइप्स हैं, यानी कि बॉडी में न्यूट्रिशन की वजह से, विटामिन और आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से एचबी का कम हो रहा है, एचबी लेवल कम हो रहा है, तो वो आएगा हमारा न्यूट्रिशनल एनीमिया में। अब हम डिस्कस करेंगे हमारा हेमोरेगिया एनीमिया। तो हेमोरेगिया एनीमिया हम किसे बोलते हैं, हेमोरेगिया एनीमिया हम उसे बोलते हैं कि किसी भी मेडिकल कंडीशन की वजह से अगर बॉडी से ब्लीडिंग हो रही है उसको हम लोग बोलते हैं हेमोरेगिया एनीमिया। यानी ब्लीडिंग अकर्स ड्यू टू एनी मेडिकल कंडीशन, ब्लीडिंग अकर्स ड्यू टू एनी टाइप ऑफ मेडिकल कंडीशन।
तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेमोरेगिया। जो हमारा हेमोरेगिया है, एनीमिया, इसमें क्या हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, तो ऑब्वियसली सी बात है ब्लड लॉस हो रहा है। अगर ब्लड लॉस हो रहा है तो जो HP लेवल है वो कम हो रहा है। तो हम यहाँ पे जो हेमोरेगिया वो हमारा 2 टाइप्स में डिवाइडेड है, एक एक्यूट हेमोरेगिया एनीमिया और एक है हमारा क्रॉनिक हेमोरेगिया एनीमिया। तो अब हम देखेंगे कि एक्यूट और क्रॉनिक कौन से एनीमिया होते हैं। उसमें अब हम बात करेंगे हमारा हेमोरेगिया एनीमिया जो होता है, जैसे मैंने आपको बताया, किसी भी मेडिकल कंडीशन की वजह से अगर ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है जिसकी वजह से ब्लड लॉस हो रहा है तो वो होगा हेमोरेगिया एनीमिया। इसमें हम देखते हैं 2 प्रकार के इसमें आते हैं, एक्यूट एनीमिया, हेमोरेगिया एनीमिया, और एक होता है हमारा क्रॉनिक हेमोरेगिया एनीमिया। एक्यूट में हम लोग लेके चलेंगे एंटीपार्टम हेमरेज। फॉर एग्जांपल एंटीपार्टम हेमरेज क्या होता है, जब प्रेगनेंसी के दौरान, जैसे प्रेगनेंसी के 24 वीक्स कंप्लीट हो गए हैं या फिर 37 कंप्लीट नहीं हुए, 37 वीक्स के पहले ही वेजाइनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एंटीपार्टम हेमरेज। तो अगर अचानक से एक्यूट कंडीशन में क्या हुआ, वेजाइनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है जिसकी वजह से ब्लड लॉस हो रहा है, HP लेवल गिर रहा है, तो वो किस में आएगा, हमारा हेमोरेगिया एनीमिया में, जो कि एक्यूट में आता है। फिर हम देखते हैं जो हमारा क्रॉनिक होता है, क्रॉनिक किसकी वजह से होता है, ऑलरेडी जो डिजीज कंडीशन चल रही है वो पहले से उसमें क्या, ब्लीडिंग का होना। फॉर एग्जाम्पल ड्यू टू पेप्टिक अल्सर, अगर किसी पेशेंट को जो है पेप्टिक अल्सर है और उसके बाद उसको साथ ही साथ ब्लीडिंग भी हो रही है, तो इट विल केस ऑफ हेमोरेगिया एनीमिया, क्योंकि ब्लड लॉस होता जा रहा है ना, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, HP लेवल कम हो रहा है। ये आता है हमारा क्रॉनिक में। थर्ड देखते हैं हम इसी में, ड्यू टू, जैसे पेप्टिक अल्सर हो गया, फिर ड्यू टू पाइल्स ब्लीडिंग, यानी किसी पेशेंट को पाइल्स है और उसके साथ साथ ब्लीडिंग भी हो रही है, और ड्यू टू हुकवर्म। हुकवर्म क्या है, जो इंटेस्टाइन में जो पैरासाइट्स होते हैं उनकी प्रेजेंस की वजह से जो ब्लीडिंग अगर स्टार्ट हो गई है, ब्लीडिंग हो रही है पेशेंट को, तो वो आएगा हमारा हेमोरेगिया क्रॉनिक एनीमिया में, क्योंकि ब्लड लॉस होता जा रहा है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, HP लेवल कम हो रहा है। तो ये था हमारा हेमोरेगिया एनीमिया, जो कि 2 प्रकार का होता है, एक्यूट एंड क्रॉनिक। अब हम देखते हैं हमारा हेमोलाइटिक एनीमिया। तो हेमोलाइटिक एनीमिया हम किसे बोलते हैं, जहां पे क्या होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ RBC, या फिर आप बोल सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ RBC बंद हो जाता है। किसी भी डिजीज कंडीशन की वजह से अगर RBC का जो प्रोडक्शन है, डिस्ट्रक्शन होने लगता है, प्रोडक्शन स्टॉप हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं हेमोलाइटिक एनीमिया। इसमें हम 2 प्रकार का देखते हैं एनीमिया हेमोलाइटिक, जिसमें है एक्वायर्ड और सेकेंड हम देखते हैं जेनेटिक और हेरिडिटरी। तो एक्वायर्ड में हम देखते हैं, एक्वायर्ड जो हेमोलाइटिक रहता है, इसमें हम देखते हैं इम्यूनो हेमोलाइटिक एनीमिया। एक्वायर्ड में इम्यूनो हेमोलाइटिक एनीमिया कौन सा रहता है, जिसमें जो है किसी भी इन्फेक्शन की वजह से या किसी भी डिजीज की वजह से, फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं मलेरिया, जैसे किसी पेशेंट को मलेरिया हो गया है तो उसका एजेंट क्या होगा, मलेरिया का प्लाज्मोडियम। तो अगर इन्फेक्शन या डिजीज की वजह से, जैसे मलेरिया की वजह से अगर जो RBC का डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाता है उसके एजेंट प्लाज्मोडियम की वजह से, तो क्या होगा, वहां पे जो ब्लड HP लेवल है वो कम हो जाएगा, तो वो आएगा हमारा इम्यूनो हेमोलाइटिक एनीमिया, हेमोलाइटिक एनीमिया। क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, किसी भी इन्फेक्शन या डिजीज कंडीशन की वजह से डिस्ट्रक्शन ऑफ RBC या फिर प्रोडक्शन ऑफ RBC स्टॉप हो गया है, जिसकी वजह से HP लेवल कम हो गया, तो वो आता है हमारा एक्यूट हेमोलाइटिक एनीमिया में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा जेनेटिक और हेरिडिटरी, यानी कि किसी के पेरेंट को पहले ही से एनीमिया की प्रॉब्लम है, तो वो जेनेटिकली क्या होगा, उनके पेरेंट्स से उनके बच्चों में ट्रांसफर होगा, फिर बच्चों से बच्चों में। तो सबसे पहले जेनेटिकली हम देखते हैं, जेनेटिक हेरिडिटरी में सबसे कॉमन पाया जाता है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया पहले भी
कि इसमें थैलेसीमिया हमें ये है इनएडिक्वेट फॉर्मेशन ऑफ एचबी एंड आरबीसी, यानी कि जो एचबी का फॉर्मेशन है, नॉर्मल एचबी फॉर्म होना चाहिए, वो क्या होता है इनएडिक्वेट हो जाता है, यानी प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ एचबी और आरबीसी नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से थैलेसीमिया प्रॉब्लम होती है जो कि जेनेटिकली ट्रांसफर होती है। क्योंकि इसमें जो ये क्यों होती है, डीएनए की वजह से, क्योंकि डीएनए में कौन सी चेन पाई जाती है, हमारा अल्फा और एचबी की अल्फा और बीटा चेन। तो जब अल्फा और बीटा चेन में चेंजेस आते हैं, डीएनए मैच्योरेशन होता है, जिसकी वजह से पेरेंट्स से उनके बच्चे में थैलेसीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये है हमारा हेमोलाइटिक एनीमिया, जो कि दो प्रकार में डिवाइडेड है, एक्वायर्ड और जेनेटिक और हेरिडिटरी। एक्वायर्ड में हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल के तौर पे हमने लिया था इम्यूनो हेमोलाइटिक एनीमिया, जिसमें क्या होता है किसी भी इन्फेक्शन या डिजीज कंडीशन की वजह से डिस्ट्रक्शन हो रहा है आरबीसी का, या आरबीसी का प्रोडक्शन स्टॉप हो गया, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ मलेरिया। फिर जेनेटिक और हेरिडिटरी में हम देखते हैं थैलेसीमिया, जहां पे पेरेंट्स से चाइल्ड में ट्रांसफर होता है। तो अगर पेरेंट्स को पहले से थैलेसीमिया की प्रॉब्लम है, जहां पे थैलेसीमिया में क्या हो रहा है इनएडिक्वेट फॉर्मेशन ऑफ एचबी नहीं बन पा रहा। क्यों नहीं बन पा रहा? क्योंकि एचबी की जो अल्फा और बीटा चेन है उसमें चेंजेस आ गए हैं ड्यू टू डीएनए मैच्योरेशन, जिसकी वजह से थैलेसीमिया की प्रॉब्लम है। तो ये है हमारा हेमोलाइटिक एनीमिया। अब हम बात करेंगे, हमारे अदर पे आता है अप्लास्टिक एनीमिया। अप्लास्टिक एनीमिया का मतलब होता है चेंजेस, एनीमिया का होना ड्यू टू बोन मैरो चेंजेस। अगर बोन मैरो में किसी भी प्रकार का चेंजेस हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं अप्लास्टिक एनीमिया, जो कि अदर में आता है। ये बहुत एक रेयर कंडीशन है, क्योंकि बोन मैरो में चेंजेस कब आते हैं, अगर किसी पेशेंट को कैंसर है या किसी भी प्रकार की वो रेडिएशन थेरेपी या रेडिएशन ट्रीटमेंट ले रहा है, तो वो बोन मैरो में चेंजेस आएंगे। तो अगर किसी भी पेशेंट में बोन मैरो चेंजेस आते हैं तो उसका जो एचपी लेवल है वो कम होने लगता है ड्यू टू रेडिएशन थेरेपी, तो वो आता है हमारा अप्लास्टिक एनीमिया में। फिर हम हेमोलाइटिक में और भी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। हेमोलाइटिक में जैसे मैंने आपको बोला एक थैलेसीमिया, फिर नेक्स्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं इसमें सिकल सेल का। सिकल सेल क्या होता है, जहां पे जो प्रोडक्शन और डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी स्टार्ट हो जाता है, यानी डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा एचपी है उसका लेवल कम हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं, फिर नेक्स्ट है हमारा कि अगर सिकल सेल का हम देखते हैं जो इस तरीके से रहता है, जो आरबीसी का जो हमारा शेप रहता है वो नॉर्मली हमारा एक सर्कल में रहता है, लेकिन जब डिस्ट्रक्शन होगा आरबीसी का और जो लेवल है वो एचपी का कम होने लगेगा, प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगा, तो वो क्या होगा, ओवल शेप में आरबीसी आ जाएगा। तो जब वो ओवल शेप में आरबीसी आएगा उसको हम लोग बोलेंगे स्फेरोसाइट। तो ये भी एक कंडीशन है जिसकी वजह से हेमोलाइटिक एनीमिया हो सकता है, स्फेरोसिस्टिक। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया। अब हम बात करेंगे व्हाट आर द कॉमन कॉजेस ऑफ एनीमिया, यानी कौन कौन से वो कॉमन कॉजेस है जिनकी वजह से एनीमिया होता है। यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन या टाइप्स के अकॉर्डिंग नहीं देखेंगे, बल्कि ऑल टुगेदर देखेंगे कि वो कौन कौन से कॉमन कॉजेस है जिनकी वजह से एनीमिया होता है। लेट्स डिस्कस कॉमन कॉजेस। अब हम देखते हैं हमारा कॉजेस। तो कॉजेस ऑफ एनीमिया क्या होगा, सबसे पहले आयरन इनटेक। अगर किसी भी मतलब बॉडी में किसी भी ह्यूमन में आयरन इनटेक नॉर्मल अमाउंट जितना दिया गया है उससे कम इनटेक हो रहा है, अगर उसकी डेफिशिएंसी हो रही है, तो दैट विल लीड टू द कॉज ऑफ एनीमिया। जैसे हम बात करते हैं, अगर बच्चों में जो 2 से 11 साल के बच्चे हैं, एटलीस्ट उनमें 13.5 पर डे ग्राम जाना चाहिए हमारा आयरन का इनटेक। फिर उसके बाद अगर बच्चा 14 साल तक का है तो उसमें 16.5 ग्राम पर डे के हिसाब से इनटेक कितना होना चाहिए आयरन का। अगर हम नॉर्मल बात करते हैं जैसे मेल में है, तो मेल में क्या होगा 19.3 से 20.5 ग्राम पर डे के हिसाब से उसका इनटेक ऑफ आयरन होना चाहिए, किसमें, मेल में। और फीमेल में कितना होना चाहिए हमारा
18.5 ग्राम पर डे के हिसाब से आयरन इनटेक होना चाहिए। अगर इससे कम इनटेक हो रहा है तो क्या होगा, एनीमिया के कॉजेस बढ़ जाते हैं। फिर हम देखते हैं हमारा डाइटरी डेफिशिएंसी। अगर बॉडी में किसी भी प्रकार के विटामिन, फॉर एग्जाम्पल B9 या B12 की कमी है, यानी न्यूट्रिशन की कमी की वजह से डेफिशिएंसी हो रही है विटामिन B9 और विटामिन B12 की, तो उसका कॉज होगा एनीमिया का। फिर हम देखते हैं हमारा हार्मोनल डिसऑर्डर। हार्मोनल डिसऑर्डर में हम एग्जाम्पल ले सकते हैं हमारा हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसमें क्या हो रहा है, जो थायराइड का सीक्रेशन है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो वो आएगा हमारा हार्मोनल डिसऑर्डर की, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो HB लेवल है वो कम हो रहा है, जिसमें कॉज हो सकता है एनीमिया का। फिर हम देखते हैं माल अब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट कॉज है हमारा माल अब्जॉर्प्शन, यानी हम उतना अमाउंट ले रहे हैं जितना हमें रिक्वायर्ड है, लेकिन प्रॉपर तरीके से क्या हो रहा है, हमारी बॉडी उस न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, यानी कि माल अब्जॉर्प्शन हो रहा है, जिसकी वजह से एनीमिया हो सकता है। फिर हम देखते हैं हाइपोक्लोरिया, यानी कि लैक ऑफ HCl, यानी कि अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो कमी है, लैक हो रहा है, तो उसकी वजह से हाइपोक्लोरिया हो रहा है, यानी कि कॉज ऑफ एनीमिया। फिर हम देखते हैं बोन मैरो डिसऑर्डर, यानी कि बोन मैरो में चेंजेस आना ड्यू टू रेडिएशन थेरेपी। अगर किसी पेशेंट की रेडिएशन थेरेपी चल रही, फॉर एग्जांपल कैंसर, उसकी मेडिकेशन चल रही है, जिसके साइड इफेक्ट्स की वजह से क्या हो रहा है, डिसऑर्डर हो रहा है, बोन मैरो में चेंजेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से एनीमिया का कॉज होगा। फिर हम देखते ब्लड लॉस ड्यू टू ट्रॉमा, या फिर किसी चोट या इंजरी की वजह से ब्लड का लॉस हुआ है। फिर हम देखते हैं इन्फेक्शन, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप ले सकते हैं मलेरिया, यानी कि मलेरिया हुआ है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, HB लेवल कम हुआ है, क्योंकि वहां पे डिस्ट्रक्शन ऑफ RBC हो गया, यानी RBC स्टॉप हो चुका है। फिर हम देखते हैं हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट। हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट यानी कि जब बॉडी में हाई प्रोटीन, हाई एनर्जी की बॉडी को रिक्वायर्ड होती है, तो ऐसी 2 स्टेज होती है जहां पे सबसे ज्यादा बॉडी को रिक्वायर्ड होती है हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की, वो होती है एक प्यूबर्टी और एक होती है प्रेगनेंसी। अगर इन 2 स्टेजेस में प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन, प्रॉपर अमाउंट ऑफ डाइट नहीं मिली, जो कि इनटेक नहीं हुआ, जो एक अधिक से अधिक टाइम पे, जैसे कि प्यूबर्टी और प्रेगनेंसी के टाइम पे जितना बॉडी को रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा कभी कभी चाहिए रहता है, अगर वो नहीं मिला तो क्या होगा, एनीमिया के आगे जाके चांसेस हो जाते। तो ये था हमारा कॉजेस ऑफ एनीमिया। अब हम देखेंगे व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एनीमिया। तो अब हम देखते हैं जो हमारे साइन एंड सिम्टम्स है। तो अगर एनीमिया यानी HB लेवल कम है, एनीमिया की प्रॉब्लम है, तो क्या होगा, पेशेंट को वीकनेस लगेगी, फटीग, यानी जो भी काम करेगी जल्दी जल्दी उसे थकावट होगी, सांस का फूलना यानी ब्रेथलेसनेस, इरिटेटिंग बिहेवियर, यानी उसे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट होगी क्योंकि थकावट होगी, एनीमिया की कमी है। ऑर्थोपेडिक हाइपोटेंशन का मतलब ये होगा कि जैसे BP है उसका डिक्रीज होना, अगर वो लेटा हुआ है, सिटिंग पोजीशन पे है, लाइंग पोजीशन पे, उसके बाद एकदम से उठता है, तो क्या होगा, उसका BP डिक्रीज होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थोपेडिक हाइपोटेंशन। तो ये साइलेंट सिम्टम आपको दिखेगा। फिर लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, यानी एक चीज पे फोकस और कंसंट्रेशन उसका नहीं हो पाएगा। फिर है लॉस ऑफ एपिटाइट, ज्यादा भूख ना लगना, फ्रीक्वेंट हेडेक, बहुत ज्यादा रोजाना सर दर्द होगा, फ्रीक्वेंट पाल्पिटेशन, यानी कि जो हार्ट बीट है, हार्ट रेट है, वो रैपिड हो जाएगा। फिर हम देखेंगे स्किन में क्या क्या चेंजेस आएंगे, पैलन स्किन यानी स्किन का कलर पीला होना, नेल बर्ड्स हम चेक करेंगे उसमें पीलापन का होना, और कंजक्टिवा चेक करेंगे जिसमें हल्का हल्का पीलापन आना। फिर है स्ट्रेंज फूड क्रेविंग, जिसको एनीमिया होता है तो उसको अलग अलग चीज़ें जो खाने की इच्छा होती है, स्ट्रेंज चीज़ें, फॉर एग्जाम्पल चौक खाने की इच्छा होती है, मिट्टी खाने की इच्छा होती है, या फिर आप ईट बोल सकते हैं, उनको वो खाने की इच्छा होती है, तो वो आता है हमारा स्ट्रेंज फूड एनीमिया में। जो ये है हमारे एनीमिया के लक्षण। अब हम देखेंगे कि जो एनीमिया है हम उसको कैसे इन्वेस्टिगेशन उसका कर सकते हैं। तो हम क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे एनीमिया में, सबसे पहले हिस्ट्री करेक्शन हम करेंगे, हिस्ट्री टेकिंग, क्योंकि हमें ये देखना है कि उसे पहले किसी भी प्रकार की कोई मेडिकल कंडीशन तो नहीं है या क्रॉनिक इलनेस तो नहीं है, क्योंकि अगर पेशेंट को कोई भी क्रॉनिक इलनेस है तो नॉन स्टेरॉइड
एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स की साइड इफेक्ट से, क्योंकि अगर वो चल रहे तो उसकी ड्रग्स की साइड इफेक्ट से क्या होता है, ब्लड क्या होता है, कम होने लगता है, गाढ़ा होने लगता है, तो वो आता है हमारे एनीमिया में। तो हिस्ट्री करेक्शन करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे उसका फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम क्या क्या चेक करेंगे, जैसे हमने साइन एंड सिम्टम्स बताया, स्किन, नेल बर्ड्स और कंजक्टिविटा, तो हम उसकी आईज, स्किन को चेक करेंगे, उसके नेल बर्ड्स को चेक करेंगे, जो कि हमारा आएगा फिजिकल एग्जामिनेशन। फिर यहाँ पर हम करेंगे कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट, जहाँ पे जो है कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट में हम सब उसका जो है मतलब उसका HB लेवल चेक करेंगे, उसका जो हमारा है आयरन का चेक करेंगे, आयरन टेस्ट, फॉलिक चेक करेंगे कि फॉलिक की वैल्यू कितनी है। साथ ही साथ हम लोग चेक करेंगे उसका यूरिन टेस्ट, स्टूल टेस्ट और कॉलोनोस्कोपी। ये हम इसलिए चेक करेंगे कि किसी भी प्रकार की कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। अगर यूरिन में किसी भी प्रेजेंस ऑफ ब्लीडिंग है या स्टूल में किसी प्रेजेंस ऑफ ब्लीडिंग है तो हम इसलिए यूरिन टेस्ट और स्टूल टेस्ट करेंगे, जस्ट टू चेक इन केस ऑफ एनी टाइप ऑफ ब्लीडिंग जिसकी वजह से एनीमिया हो रहा है। कॉलोनोस्कोपी करेंगे जिसकी वजह से ये चेक करना है कि किसी भी इंटरनल ऑर्गन में किसी भी प्रकार की क्या है, ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है इंटरनल ऑर्गन में। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे कि बोन मैरो बायोप्सी, यानी कि किसी भी प्रकार का चेंजेस, अगर पेशेंट कैंसर का है तो कोई भी चेंजेस तो नहीं हो रहा है बोन मैरो में, तो उसकी क्या करेंगे, बोन मैरो बायोप्सी। तो ये हमारा है इन्वेस्टिगेशन में, जहां पे हम हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, कंप्लीट ब्लड टेस्ट करेंगे, साथ ही साथ आयरन, फॉलिक और किडनी फंक्शन टेस्ट भी करेंगे, यूरिन टेस्ट, स्टूल्स टेस्ट, कॉलोनोस्कोपी और बोन मैरो बायोप्सी। अब हम देखते हैं जो हमारा ट्रीटमेंट है एनीमिया का। तो जो हम ट्रीटमेंट एनीमिया का करते हैं वो हम सीवियरिटी ऑफ एनीमिया को देख के करते हैं, यानी एनीमिया कम है, ज्यादा है या सीवियर है। तो अगर वैल्यू ऑफ एनीमिया 8 जैसे HB की वैल्यू 8 to 10 G/dl है तो इसको हम लोग माइल्ड एनीमिया में रखेंगे। अगर वैल्यू 7 to 8 mg/dl है तो इसको हम लोग मॉडरेट एनीमिया में रखेंगे। और अगर 7 से कम है, 6 है, 5 है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, सीवियर एनीमिया में रखेंगे। तो माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर एनीमिया। तो अगर किसी को माइल्ड एनीमिया है तो उसको हम लोग डाइट थेरेपी या डाइट के अकॉर्डिंगली उसको सही कर सकते हैं, यानी हम उसकी डाइट अच्छी कर सकते हैं, उसको बोल सकते हैं कि आप विटामिन, मिनरल्स, एक प्रॉपर डाइट लीजिए। अगर किसी को मॉडरेट है तो उसको हम लोग मेडिकेशन के थ्रू क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट दे सकते हैं। मेडिकेशन में यानी कि विटामिन B9 के सप्लीमेंट्स, विटामिन B12 और B9 के इंजेक्शंस, साथ ही साथ हम आयरन के सप्लीमेंट्स देंगे उनको, और साथ ही साथ इसमें कंटिन्यू कर देंगे एक प्रॉपर डाइट। तो ये हो जाएगा हमारा मॉडरेट एनीमिया में, अगर किसी पेशेंट का मॉडरेट एनीमिया है। अगर किसी पेशेंट को सीवियर है तो यहाँ पे हम उसको क्या करेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। मेडिकेशन चलेंगी, डाइट चलेगी, लेकिन फिर भी ब्लड की कमी है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड O2 थेरेपी। तो ये था हमारा ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया, जो कि हम किससे करते हैं, सीवियरिटी ऑफ एनीमिया को देखते हुए कि माइल्ड है कि मॉडरेट है कि सीवियर है। माइल्ड पे केवल हम डाइट थेरेपी, मॉडरेट में मेडिकेशन, और जो अगर सीवियर है तो हम लोग उसको क्या देंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर O2 थेरेपी। अब हम इसमें एक और देखते हैं ट्रीटमेंट में, जो कि सर्जिकल ट्रीटमेंट भी होता है। यानी कि सर्जिकल क्यों होता है, अगर जो स्प्लीन का शेप जो है वो एनलार्जमेंट हो जाता है तो वो किसी भी मेडिकेशन से सही नहीं हो सकता है, तो उसको सर्जरी के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। क्योंकि अगर स्प्लीन एनलार्जमेंट हो रहा है तो वहाँ पे क्या होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ RBC होने लगता है, वहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोडक्शन ऑफ RBC नहीं हो रहा। तो उस शेप को
हम उस पार्ट को, स्प्लीन को हम सर्जिकली रिमूव कर देते हैं, तो वो आता है हमारे सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया में। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं हेमोसिस्टोलिक एनीमिया, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। तो ये था हमारा आज का टॉपिक एनीमिया के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँ, तो आप मेरे लिंक पे कमेंट कर सकते हैं। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।